कि श्वसन क्रिया कितनी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा पहला प्रश्वास और दूसरा है उच्छ्वास। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। प्रश्वास, श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका यानी कि नाक से होते हुए, श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हेमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था कि जब भी हम सांस लेते हैं तो वह हवा हमारे फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़ा उसे फिल्टर करके एक तरफ CO2 कर देती है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। तो CO2 को हम जब भी सांस छोड़ते हैं तो यह CO2 सांस छोड़ने के माध्यम से बाहर निकल जाती है और O2 यानी कि ऑक्सीजन यह हेमोग्लोबिन यानी कि रक्त में मिलकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। तो वही यहाँ बताया गया है। और दूसरा, और यहाँ आगे बताया गया है कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे ही ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलता है तो उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा जाता है। यहाँ ये समीकरण के माध्यम से दर्शाया गया है। और दूसरा है उच्छ्वास, यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान शरीर की सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने के इस पूरे प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। तो वही यहाँ एक एक करके अलग अलग करके बताया गया है कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने में जो हवा निकलती है वो CO2 की होती है, जो पेड़ पौधे सांस के माध्यम से अंदर ग्रहण करते हैं। और जो O2 होती है, O2 को फिल्टर करके यानी कि हवा को फिल्टर करके CO2 और O2 बाहर CO2 और O2 का निर्माण होता है, जो O2 हेमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचती है और CO2 फिर हेमोग्लोबिन मिलकर फेफड़ा में आती है और फेफड़ा से हम सांस जब छोड़ते हैं तो बाहर निकलती है। प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। अब हम पौधे में श्वसन देख लेते हैं। पेड़ पौधा किस तरह से श्वसन क्रिया करता है। सबसे पहले पेड़ पौधे अपनी श्वसन की क्रिया पत्तियों, तना और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा करते हैं। यानी कि पेड़ पौधे जैसे हम नाक और मुंह के माध्यम से हवा को अंदर ग्रहण करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे पत्ती, तना और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। तनों में वातरंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। और तीसरा है जड़ों में मूलरोम के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। मूल रूप से छिद्र के द्वारा ही यहाँ बताया गया कि जो तना में छिद्र पाया जाता है उसे वातरंध्र कहते हैं और पत्तियाँ में जो छिद्र पाया जाता है उसे रंध्र कहते हैं। यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जड़ में जो छिद्र पाया जाता है उसे हम मूलरोम कहते हैं। पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया बहुत मंद गति से होती है। जैसे हम जल्दी जल्दी श्वास ले लेते हैं उस प्रकार से पेड़ पौधे नहीं करते। पेड़ पौधा में श्वसन की क्रिया बहुत मंद गति से होती है। पेड़ पौधों में भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। हमने अभी पौधों में श्वसन के बारे में जाना है। अब हम जंतुओं में श्वसन कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ जंतुओं में श्वसन एक छोटा सा टॉपिक बना के दिया गया है जो कि सिर्फ 2 नंबर का आता है। तो हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव में श्वसन कैसे होता है। सूक्ष्म जीवों में श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। तो विसरण क्या होता है? तो विसरण की परिभाषा होती है जब कोई चीज़ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में इसे कैसे लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है कैसे?
कैसे, या फिर दूसरे शब्दों में भी यही क्वेश्चन आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों बोलते हैं। ज़्यादातर इसी शब्द में क्वेश्चन ये आता है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीली गैस माना गया है क्योंकि यह हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है और यह शरीर की कोशिका तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिसके कारण इसे प्राणघातक गैस भी कहा जाता है। यानी कि जब भी हम हमारे नाक या मुंह के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगी तो यह ब्लड के साथ यानी कि हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। और जब भी हमारे शरीर के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, उसका निर्माण होगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्य होता है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर ऑक्सीजन को जाने से रोकना ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्य है, जिसके कारण हम जब श्वास ही नहीं ले पाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। यह तो सबको पता है। तो इसी तरह से हम इसका परिभाषा लिख देंगे। और आगे हैं श्वसन एवं दहन में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बार बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। श्वसन यह क्रिया सजीवों में होती है, जैसे कि हम लोग हैं, मानव, कुत्ता इत्यादि। और दहन यह क्रिया निर्जीवों में होती है, जैसे कि लकड़ी, कागज इत्यादि। और दूसरा है यह एक जैविक क्रिया है और दहन में यह एक रासायनिक क्रिया है। जैविक क्रिया और रासायनिक क्रिया में यह होती है कि जैसे हम कागज़ को जलाएं, कागज़ जलने के बाद उसका राख बन जाता है, और लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलने के बाद राख बच जाती है। तो फिर हम उस राख से लकड़ी का पुनः निर्माण नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब किसी भी अभिक्रिया को करके राख से हम लकड़ी नहीं बना पाएंगे, तो उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। और जैविक क्रिया में यह होती है कि जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है तो जो चीज़ बनी है उस चीज़ से हम उसका मूल अस्तित्व फिर प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम जैविक क्रिया कहते हैं। तीसरा है श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है और इसमें दहन में यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है और दहन यह तीव्र प्रक्रिया में होती है, यानी कि जल्दी जल्दी होती है। श्वसन चैप्टर में इतना ही है। अगले वीडियो में हम श्वसन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।